गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ में संप्रेषण के बारे में पढ़ा। पहले की क्लास में आपने संप्रेषण का अर्थ पढ़ा, संप्रेषण का महत्व पढ़ा, संप्रेषण की आवश्यकता पढ़ी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। अब की क्लास में आप पढ़ोगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, कक्षा में जो भी क्रियाएं होती हैं वे सभी संप्रेषण में आती हैं। किस में आती है? यह व्यक्तिगत संप्रेषण में। तथा शिक्षण का पूर्ण करती है। कक्षा संप्रेषण के प्रकारों के लिए शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण एवं सामूहिक शिक्षण के और गुण, दोष एवं प्रयोग, इस पर हम विचार करेंगे। व्यक्तिगत संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण का अर्थ है जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो हम से व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण की परिभाषा विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य, व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं तथा मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। व्यक्तिगत संप्रेषण बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देता है। व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण, इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है, अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है। यह विधि बालक को क्रियाशील बनाता है। इससे बालक अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होता है। इस विधि में बालक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। यह विधि रोचक है। इस विधि के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार दी जाती है। सीखना व्यक्तिगत कार्य है। यह विधि इस सिद्धांत का समर्थन करती है। इस विधि में शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। शिक्षक इस विधि के अनुसार यह जान जाता है कि बालक को कौन सा विषय किसी विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। यह विधि बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करती है। व्यक्तिगत शिक्षक के उत्तरदायित्व को बढ़ाती है, अतः इसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि की एक विशेषता यह है कि यह विधि प्रखर बुद्धि तथा मन बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष, व्यक्तिगत संप्रेषण यह विधि व्ययपूर्ण है। प्रत्येक समान इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता है। क्या यह संभव है कि प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक का प्रबंध किया जा सके? किसी देश में भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण उत्पन्न नहीं किए जा सकते। बालक समाज से अलग रहता है। इस विधि से शिक्षक अपने और बालक के समय को नष्ट करता है। इस प्रकार समय और शक्ति का अपव्यय होता है। कुछ विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। संगीत, गायन आदि विषय सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने पर अधिक रोचक होते हैं। यह विधि अव्यवहारिक है। इस विधि से बालकों में उत्तम गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। बालकों में प्रेम, सहयोग, आत्मज्ञान की भावना का उदय नहीं हो पाता। जिन शिक्षण पद्धतियों की रचना इस विधि के आधार पर की जा रही है उनको आंशिक सफलता ही मिल सकती है। इस विधि में प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव रहता है। इस प्रकार बालकों में प्रेरणा का अभाव होता है। यह विधि प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। अब है सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण है। विद्यालय में एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं। साधारणतः उनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयां होती है। शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। इस प्रकार सामूहिक शिक्षण में शिक्षक सामूहिक शिक्षण द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस विधि में
गुण निम्नलिखित है। यह विधि सरल तथा सस्ती है, इसी कारण यह विधि व्यवहारिक है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करती है। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। यह विधि छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है और इसमें बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना का उदय होता है। यह विधि बालकों में सद्गुणों का विकास करती है। बालक सामूहिक कार्य करते हैं, वे शिक्षक के आदेश का अनुकरण करते हैं। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के पाठों के लिए उपयोगी होती है। इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। बालक अनुकरण करके ही सीखता है। यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि छात्रों में पढ़ने के लिए उत्साह पैदा करती है। बालक सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। यह विधि लज्जाशील तथा संकोची बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। ऐसे बालक कक्षा में बैठकर चुपचाप ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। अन्य बालकों को प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखकर उनमें भी प्रश्नों का उत्तर देने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कक्षा शिक्षण से बालकों में विचारों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार बालकों की कार्यकुशलता बढ़ती है। यह विधि छात्रों को योग्य नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है। वे अपने भावी जीवन की तैयारी भी करती है। सामूहिक संप्रेषण के दोष। यह विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इसमें बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। यह विधि कक्षा केंद्रित है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह विधि समय सारणी के अनुसार शिक्षक और छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है। शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु में ही घुसता रहता है, फलस्वरूप बालक का विकास रुक जाता है। इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता है। इस विधि से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाता, अतः बालक का विकास रुक जाता है। इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है, लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं। उन्हें कक्षा में किसी प्रकार का कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। वे किसी प्रकार की क्रिया नहीं बंद करते। कक्षा में सभी बालकों को एक साथ तथा एक ही विधि से पढ़ाने में बालकों का हित नहीं होता। मंद बुद्धि वाले बालक पीछे रह जाते हैं और प्रखर बुद्धि वाले बालकों का भी कोई हित नहीं होता। इस प्रकार से शिक्षा देने में बालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कार्य। संप्रेषण मूलतः सामाजिक वस्तु है, अतः समाज उसका अनेक विधियों से उपयोग करता है। क्योंकि भाषा व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, अतः संप्रेषण का व्यक्तिगत उपयोग भी संभव है। यदि प्रयोगता की दृष्टि से देखा जाए तो संप्रेषण का उपयोग प्रायः 3 स्तरों पर किया जा सकता है। व्यक्ति स्वयं के लिए संप्रेषण का उपयोग कर सकता है, अथवा व्यक्ति और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के उपयोग हेतु संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं। और सामाजिक संदर्भ से जुड़ने के लिए व्यक्ति एवं समाज के मध्य तो प्रायः संप्रेषण का उपयोग होता ही है। वस्तुतः मनोरंजनार्थ या स्वागत भाषण हेतु संप्रेषण का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तपस्वी, तांत्रिक एवं पुजारी भी अपनी आध्यात्मिक सिद्धि या अभीष्ट परिणाम प्राप्ति के लिए संप्रेषण का स्वयं व्यक्तिगत उपयोग करते हैं। व्यर्थ की कल्पना भी कम मनोरंजन नहीं है। बच्चे की व्यर्थ किलकारी तो संबंध श्रोता को भी आनंदित कर देती है। एकांत या अंधेरे के कारण उत्पन्न भय से निवृत्ति हेतु भी हम संप्रेषण का स्वयं प्रयोग करते हैं। ठंड के दिनों में प्रातः स्नान के समय अनेक स्नानार्थियों के कंठ में से संगीत फूट पड़ता है। अनेक लोग तीव्र गति से मंत्रपाठ करने लगते हैं। उक्त संगीत या मंत्रपाठ का मात्र उद्देश्य शीतल जल के कारण उत्पन्न कष्ट का निवारण होता है। इस प्रकार संप्रेषण का व्यवहार में व्यक्तिगत उपयोग अकेलापन के लिए भी होता है। कुछ लोग तो एकांत मार्गों पर कुछ गाने लगाते हैं तथा स्वयं प्रश्नोत्तर कर वार्ता का ढोंग करते हैं या वार्तालाप कर अपना सफर यात्रा पूर्ण करते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति का संप्रेषणात्मक व्यवहार सामान्य रूप से सामाजिक व्यवहारों एवं संदर्भों की रक्षा हेतु होता है।
किंतु कभी कभी दो व्यक्तियों के मध्य जहाँ स्वदेशी वार्तालाप होता है वहीं एक वार्तालाप कभी कभी निर्देशित भी होता है। क्रोध, खीन एवं असहमति प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति दूसरे से संप्रेषण से आबद्ध होता है। सामान्य शिष्टाचार के निर्वाह हेतु भी दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत संभव है। इसके अतिरिक्त सामान्य सूचना, आदेश, ज्ञापन या प्रेमालाप, मंत्रणा, आत्माभिव्यक्ति के लिए भी दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का प्रयोग एवं व्यवहार संभव है। संप्रेषण का अत्यंत प्रयोग तो व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। सामाजिक दृष्टि से भाषा के लिए हम कौन कौन से उपयोग माने जाए, जो चिंतन, आस्वादन, सूचना एवं प्रेरणा। चिंतन, ज्ञान विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं सभी का विकास चिंतन के माध्यम से ही हुआ है। धर्म, दर्शन और राजनीतिक कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी चिंतन के ही प्रतिफल है और कोई व्यक्ति या समाज उक्त चिंतन में सहयोग संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त करता है। आस्वादन, साहित्य या संगीत का आस्वादन हम संप्रेषण के माध्यम से ही करते हैं। आस्वादन में रमणीय भाषा अपेक्षाकृत अधिक सहयोगी होती है और सृजनात्मक या रचनात्मक क्षणों में रमणीय भाषा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। सूचना, इसी प्रकार संप्रेषण का सर्वाधिक उपयोग सूचना के लिए भी होता है। सूचना देना या प्राप्त करना संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। प्रेरणा, प्रेरणा को संप्रेषण का गत्यात्मक उपयोग कहा जाता है। आज के विज्ञापन के युग में तो इसी दृष्टि से संप्रेषण का अधिक उपयोग होने लगा है। वैसे साहित्य एवं संगीत के माध्यम से भी संप्रेषण का उपयोग प्रेरणा के लिए होता है। संप्रेषण का संबंध मानव मन तथा मस्तिष्क, समाज तथा संस्कृति एवं भाषा विशेष की भाषाई व्यवस्थाओं से है। अतः संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, समाजशास्त्रीय दृष्टि से और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संप्रेषण समस्त मानसिक क्रियाओं, मनोभावों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्तियों का साधन है। संप्रेषण के माध्यम से ही समस्त मानसिक क्रियाएं घटित होती है। वस्तुतः यही हमारी संकल्पनाओं के गठन का आधार है। विचार और भाषा का अटूट संबंध इस बात की पुष्टि करता है। अतः कहा जाता है कि संप्रेषण का संबंध मानव व्यवहार से है। स्किनर ने वक्ता तथा श्रोता, बोलने वाले या सुनने वाले के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संख्या दी है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार ये संप्रेषण समस्त मानसिक शक्तियों, विचारों तथा भावों के विकास का आधार है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संप्रेषण सामाजिक संगठन, सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक व्यवहार का एकमात्र साधन है और संप्रेषण का संबंध भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से है। इन सामाजिक संदर्भों में भाषाई प्रयोग, भाषाई दृष्टिकोण, उसके प्रयोगकर्ता तथा भाषा के प्रति उनका व्यवहार सम्मिलित है। संप्रेषण के द्वारा समाज का गठन तथा उसका विकास होता है। संस्कृति का विकास संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। संप्रेषण के अभाव में समाज और उसकी संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, भाषा विज्ञान भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करता है। इसके अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। इस विचारधारा में भाषा के उच्चारित रूप, उसकी विविध व्यवस्थाओं तथा संप्रेषण माध्यम पर विशेष बल दिया जाता है। वह भाषा की समाज सापेक्षता तथा उसका संप्रेषण माध्यमिक रूप से है और शिक्षण की दृष्टि से इन तीनों ही पक्षों का समन्वय आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को अधिगम तथा सिखाने की मनोवैज्ञानिक भाषा, विज्ञान तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं? शैक्षिक संप्रेषण को प्रक्रिया में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। छात्र, आज के बाल केंद्रीय शिक्षा में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं है। अतः छात्र छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें या मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, अध्यापकों को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं जुटा सके
शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषय पर उसका स्वामित्व, छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार करना, ऊंची आवाज, निष्पक्षता, चरित्र तथा उसकी योग्यताओं की छाप पालक पर पड़े बिना नहीं होती है। अभी विषय वस्तु का चयन शिक्षार्थियों के लिए पठनीय एवं सरल पदों में क्रमबद्ध तरीके से संबंध विषय का अध्ययन शिक्षण को प्रभावी बनाता है और बालक रुचि के साथ विषय को समझते हैं। इस प्रकार सीखने का वातावरण सृजित होता है तथा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। पाठ्य योजना का निर्माण। यदि शिक्षण संप्रेषण में सुव्यवस्थित रूप से पाठ्य योजना का निर्माण कर लिया जाता है तो यह प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें शिक्षण संप्रेषण के उद्देश्य समाहित हैं। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। कुशल शिक्षक सदैव विषय प्रकरण एवं कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करता है और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उचित सहायक सामग्री का सामंजस्य भी करता है। व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान। शिक्षक शिक्षण संप्रेषण के समय शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बुद्धि, स्तर, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान, आदत एवं आकांक्षाओं आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। कक्षा एवं वातावरण। जिस कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया चल रही है तो उसका वातावरण भौतिक एवं सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। प्रकाश, वायु, ऊष्मा, सर्दी की उचित व्यवस्था, विद्यार्थियों में पारस्परिक नैतिक भाव होना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनका बालक एवं शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो सीखने का वातावरण सृजित हो जाएगा। सहसंबंध पर आधारित। शिक्षण संप्रेषण में अन्य विषयों से संबंध जोड़ते हुए यदि शिक्षण प्रदान किया जाता है तो बहुत प्रभावोत्पादक हो जाता है। सिखाने हेतु अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का प्रादुर्भाव शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है और सीखना इसी पर अवलंबित है। इसके लिए शिक्षक को उच्च शिक्षण संप्रेषण हेतु अच्छी शिक्षण पद्धति, युक्ति विधि, सहायक सामग्री, विषय के सरल तत्वों का संप्रेषण करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही प्रबल इच्छा का भाव, आनंदमय अनुभूति, प्रतियोगिता, स्पर्धा, लगातार अभ्यास, सरल सामग्री का संप्रेषण और बालकों का पर्याप्त सहयोग भी शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। शिक्षक को समय एवं परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव एवं आश्रय लेना चाहिए। संप्रेषण की सीमाएं। संप्रेषण की प्रभावशीलता में संप्रेषण परिस्थितियों तथा वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। यदि कक्षा में पढ़ाते समय बिजली चली जाती है तो परेशानी होती है तथा संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि वातावरण शोरगुल युक्त होता है तो संप्रेषण की प्रभावशीलता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी परिस्थितियों तथा तत्वों की गिनती की जा सकती है जो संप्रेषण में रुकावट आती है। रुचि का अभाव। संप्रेषण तथा प्राप्तकर्ता इन दोनों में से यदि एक की भी रुचि संप्रेषण क्रिया में नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। रुचि का अभाव। संप्रेषण तथा प्राप्तकर्ता इन दोनों में से एक की भी रुचि संप्रेषण क्रिया में नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब है दूसरा, संप्रेषण सामग्री की कमी। यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है अथवा योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार नहीं है तो संप्रेषण का प्रभाव हो सकता है। संप्रेषण माध्यम की कमियां। स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच संप्रेषण चालू रखने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का काम करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा। अतः माध्यम की कमी में संप्रेषण में रुकावट हो सकती है। भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसके संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता को उनकी समझ नहीं है तो फिर संप्रेषण का कार्य प्रारंभ ही कैसे हो पाएगा। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता समझ तो गया परंतु उसमें भाषा या संकेत योग्यता नहीं है तो अपने विचार आप तक नहीं पहुंचा सकता है। संप्रेषण का क्रम टूट जाता है। प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां। इन सभी कमियों के अलावा संप्रेषणकर्ता संप्रेषण के समय किसी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से गुजर रहा है तो इसका प्रभाव भी संप्रेषण में रुकावट खड़ी कर सकता है। वातावरण जन्य कमियां। जिस वातावरण में संप्रेषण की क्रिया चल रही है वह वातावरण में मौसम की प्रतिकूलता, अधिक गर्मी, वर्षा,
सुविधाओं का अभाव, प्रकाश, वायु, पानी, बिजली, बैठने और खड़े होने में उचित स्थान का अभाव, संप्रेषण में रुकावट डालना और शोरगुल संप्रेषण में भाग लेने वाले अन्य साथियों का असहयोग और आवश्यक उत्साह की कमी से भी संप्रेषण में रुकावट हो सकती है। संप्रेषण की बाधा या समस्याएं। पर्यावरणीय बाधा। विद्यालय के बाहर व्यावसायिक सिनेमा या रेडियो टीवी के कार्यक्रम विद्यालय के अंदर हो रही है तो कक्षा की संचार प्रक्रिया से अधिक मनोरंजन एवं विविध होते हैं। अतः प्रायः विद्यालय के बाहर इन कार्यक्रमों को देखते हेतु विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से अनुपस्थित होकर बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षाएं उपन्यास तथा कहानी पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। अत्यधिक मौखिक वार्ता। कक्षा में शिक्षक जब शिक्षण के नाम अत्यधिक वार्ता विषय से हटकर करते हैं तब भी विद्यार्थी की रुचि कम हो जा पाती है। जो छात्र भाषा में प्रवीण नहीं होते वे शिक्षक की अति मौखिकता से कुछ नहीं सीख पाते। अतः शिक्षक को अधिक मौखिक वार्ता की अपेक्षा चित्र, पोस्टर आदि के माध्यम से भी अपनी बात को समझाना चाहिए। संदर्भित भ्रामकता। शिक्षण प्रक्रिया में अपने विचार, संप्रत्यय या प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शब्द कभी कभी भ्रामकता पैदा करते हैं। अतः शिक्षक द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त शब्द विद्यार्थियों को वांछित विचार समझाने में सहायक होते हैं, जबकि कभी कभी भ्रामकता उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। गणित का अध्ययन कराते समय शिक्षक यदि 88 काकाओं का वर्णन करने लगे तो यह प्रसंग में भ्रामकता उत्पन्न होने लगेगी। दिवा स्वप्न। शिक्षण की संचार प्रक्रिया में अन्य बातों की अपेक्षा दिवा स्वप्न की भ्रामकता उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि कक्षा का संचार प्रक्रिया अरुचिपूर्ण एवं नीरस हो तो विद्यार्थी अपने भूतकालीन या भावी मनोरंजन अनुभव के काल्पनिक विचारों में लीन हो जाते हैं। सिविक बोध। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब विद्यार्थी के सम्मुख शिक्षक द्वारा अनेक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनमें से एक या दो तथ्यों को ही ग्रहण कर पाता है। यदि शिक्षक इसमें देखने एवं सुनने की तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को प्रयुक्त करे तो यह समस्या दूर हो सकती है। शारीरिक असुविधाएं। शिक्षक अधिगम की संचार प्रक्रिया में यदि शारीरिक असुविधा हो रही है तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है। असुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, शुद्ध वायु का न होना आदि असुविधाओं के कारण भी विद्यार्थी की शिक्षा प्रक्रिया में रुचि एवं ध्यान नहीं हो पाता। कक्षा यदि सीलन युक्त प्रकाश की कमी वाली है तो विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने की अपेक्षा बाहर ही अधिक होगा। संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का समाधान। शारीरिक बाधाओं के निराकरण हेतु। यदि कक्षा में बैठने की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तो यह व्यवस्था प्रदान करना, श्रव्यता, दृश्यता की उचित व्यवस्था करना, दृश्य एवं श्रव्य बाधाओं को कम करना तथा पर्यावरण संबंधी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इससे संप्रेषण प्रभावी बनता है। भाषाई बाधाओं के निराकरण हेतु। शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में विषय से पृथक वार्ता से बचना चाहिए। चित्रात्मक संकेतों, चिन्हों के प्रयोग से व्याख्या करनी चाहिए। पाठ संकेत, नोट्स तथा विषय से संबंधित अन्य संदर्भ सामग्री भी विद्यार्थी को बतानी चाहिए। शिक्षक को स्वयं की पाठ्य सामग्री का पुनः अध्ययन कराना चाहिए ताकि संप्रेषण प्रभावी तथा ग्राह्य बन सके। मनोवैज्ञानिक बाधाओं के निराकरण हेतु। विद्यार्थियों का ज्ञान आकर्षित करने के लिए शिक्षक को रोचक रूप से पाठ्य सामग्री को बताना चाहिए तथा उसे अभिप्रेरणा देनी चाहिए। जितना अधिक अध्यापक प्रेरित करेगा विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया उतनी ही सरल होगी। रोचक श्रव्य, दृश्य, चित्रों के माध्यम से शिक्षण कराना चाहिए। स्वयं शिक्षक की मनोवैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर को ध्यान में रखकर इन्हें प्रेरित कर सके। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं के निराकरण हेतु विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि भी शिक्षक को समझनी चाहिए। उसके परिवार का वातावरण, परिवार की कठिनाइयाँ, माता पिता को उत्साहित निरुत्साहित करना यदि भी शिक्षक को समझना आवश्यक है जिससे वह विद्यार्थी को शिक्षण एवं अधिगम संप्रेषण की क्रिया में सहायता प्रदान कर सके। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न विधियों, स्वयं की बातें अथवा अनुभव से प्रेरित करना, किसी भी वीर एवं साहसी व्यक्ति की कहानी के माध्यम से प्रेरित करना आदि तरीके से भी विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण बनाए रखना चाहिए।
यह व्यवहार उनकी योग्यता का ही प्रतीक होता है। यह आदर्श व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होता है जो कि परिस्थितिजन्य एवं सर्वोत्तम माना जाता है। एक बालक शिक्षक के क्रोधित होने की स्थिति में शांत रहता है तो उसके बाद उसके शांत होने पर वह शिक्षक को वास्तविक स्थिति से अवगत करा देता है। इसी प्रकार अपने दूसरे साथी के व्यवहार की उत्तेजना को वह अपने प्रेमपूर्ण एवं उपयोगी शब्दों से शांत कर देता है। इस प्रकार का व्यवहार एक आदर्श व्यवहार है एवं सर्वोत्तम माना जाता है। महात्मा गांधी का व्यवहार एक आदर्श एवं सर्वोत्तम व्यवहार का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार विद्यालयों में अनेक महान पुरुषों के कार्यों एवं व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में छात्रों को बताना चाहिए, जिससे कि वे उन महापुरुषों का अनुकरण करके अपने व्यवहार को आदर्श रूप प्रदान कर सके। शिक्षक को भी छात्रों के समक्ष आदर्श व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक को व्यक्तिगत विकास के लिए छात्रों को समय समय पर व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र द्वारा शिक्षक के समक्ष अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्र की योग्यता एवं रुचियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके उपरांत छात्र की समस्याओं के समाधान हेतु अपना निर्देशन एवं परामर्श प्रस्तुत किया जाता है। परामर्श एवं निर्देशन की प्रक्रिया द्वारा एक और छात्रों की समस्याओं का समाधान संभव किया जाता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का व्यक्तिगत विकास संभव होता है। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास समग्र रूप से किया जा सकता है, भले ही वे क्षमता किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। शिक्षक का दायित्व अपने छात्र का सर्वांगीण विकास करना पड़ता है। इसके लिए उसको प्रत्येक क्षेत्र में अपने छात्र का सहयोग करना पड़ता है एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। एक शिक्षक द्वारा सुविधादाता के रूप में जब कार्य संपन्न किया जाता है तो वह छात्र के शैक्षिक, सामाजिक, विद्यालय एवं व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वह अनेक नवीन विधियों को खोजने का प्रयास करता है। इस आधार पर ही वह छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण क्रिया के मुख्य 9 तत्व हैं। संप्रेषण संदर्भ, भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, समय संदर्भ। अब है संदेश का स्रोत। संदेश, माध्यम, संकेत या प्रतीक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण और संदेश ग्रहण करना। संप्रेषण के माध्यम। संप्रेषण माध्यम को हम 4 भागों में बांटा गया है: श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम और क्रियात्मक माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बालकों के व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण को अग्रलिखित प्रकार से उपयोगी बनाया जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए। कम छात्र होने से शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दे सकेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और इसमें शिक्षक छात्र अनुपात कम होगा। वे शिक्षक छात्रों के लिए अधिक निकट आ सकेंगे। बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाए और उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार वर्गीकरण कर दिया जाए। कक्षा निर्माण करते समय व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए। रुचि, योग्यता और मानसिक क्षमता के आधार पर यह वर्गीकरण किया जा सकता है। शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाए और अवधि शिक्षण अधिगम में प्रभावशाली संप्रेषण। शिक्षण अधिगम प्रभावशाली संप्रेषण में किस किस की भूमिका रहती है? प्रधानाचार्य की भूमिका रहती है, अध्यापक की भूमिका रहती है और छात्रों और अध्यापक के बीच संप्रेषण होता है। जन संप्रेषण का जनसंचार, ये सभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। हमने आपको पढ़ाया व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण के गुण, दोष और संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, संप्रेषण की बाधाएं या समस्याएं, और व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण और दोष भी पढ़ाए और सामूहिक संप्रेषण के गुण और दोष भी पढ़ाए। थैंक यू।